आइए आज हम बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की। तो देखिए डीएनए रेप्लिकेशन में देखिए यहाँ पे सारे एंजाइम बताए गए हैं और एंजाइम के स्पेसिफिकेशन बताए गए हैं, ये सारा चीज है और सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। लेकिन पहले हम इसको बताने से पहले ना ओवरऑल हम आपको बता देंगे, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर एंजाइम का जो स्पेसिफिकेशन है वो हम बता देंगे कैसे कैसे होता है, पहले हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, फिर आपको ये चीजें समझने में और आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में क्या बताया गया कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है ना, रेप्लिकेशन पहले क्या होता है ये पता होना चाहिए कि डीएनए जो है, जैसे एक डीएनए है तो इस डीएनए से दूसरा डीएनए कैसे बनेगा, नहीं डुप्लीकेशन कैसे होता है डीएनए का, तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है ना, ये 5 to 3 डायरेक्शन में डीएनए की सिंथेसिस होती है। तो देखिए अकर्स इन 5 to 3 डायरेक्शन इन कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फैशन। ठीक, तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फैशन में बनता है और इसमें जो डिसकंटिन्यूअस होता है इसको ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। तो अभी क्या होता है हम समझाएंगे आपको आगे, ठीक है, कैसे होता है। और डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है ये सेमी कंजर्वेटिव होता है और मोर कॉम्प्लेक्स इन यूकैरियोट देन प्रोकैरियोट। और यूकैरियोट में डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है प्रोकैरियोट के मुकाबले। ठीक है, तो यूकैरियोट में ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है जैसे हम लोग हैं, और बैक्टीरिया में थोड़ा आसान होता है, बट शेयर एनालॉगस एंजाइम्स। लेकिन एंजाइम जो होते हैं, चाहे हम यूकैरियोट की बात करें चाहे हम प्रोकैरियोट की बात करें, ठीक है, दोनों में एंजाइम लगभग सेम होते हैं। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे हम दोनों को साथ लेके बात कर रहे हैं, दोनों साथ बात करेंगे। तो देखिए सिंथेसिस कैसे होती है, हम बात की ना डीएनए में क्या होती है कि 3 to 5 स्ट्रैंड एक होती है और एक जो होती है 5 to 3 स्ट्रैंड। ठीक है, इधर के 3 to 5 और इधर 5 प्राइम to 3 प्राइम, तो इस तरह होता है डीएनए। ठीक है, जब डीएनए हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए जैसे ये डीएनए हमारा है तो देखिए 3 to 5 है ये इस तरह से, और इधर से देखिए 5 to 3 है। ठीक है, तो डीएनए हमको मालूम है ना कि यहाँ पे जो होता है एंटी पैरेलल होता है। ठीक है, तो एंटी पैरेलल होता है, इधर से देखिए ये स्ट्रैंड इधर से ये। लेकिन जब डीएनए की सिंथेसिस होती है तो हमेशा ये 5 to 3 डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे यही बताया गया कि सिंथेसिस कैसे, तो देखिए 5s हो गया 5 की तरह। ठीक है, इधर से बता रखेंगे कि 5 to 3 डायरेक्शन में डीएनए की सिंथेसिस हमेशा होती है। ठीक है, SYNTHE, तो ई देखिए यहाँ पे इस तरह उल्टा ई बनाया गया। ठीक है, इस तरह ई होना चाहिए था लेकिन इस तरह बनाया गया ताकि हमको याद रखें 5 to 3 डायरेक्शन में सिंथेसिस होती है। इसका क्या मतलब हुआ, तो देखिए जैसे मान लीजिए आपका ये डीएनए है। ठीक है, ये डीएनए है तो इस डीएनए से देखिए यहाँ पे ऐसे पहले ये क्या था ट्विन था, तो यहाँ से जब बनना है तो आपका ये मेन स्टैंड हो गया। ठीक है, एक स्टैंड से अब देखिए यहाँ पे दूसरा नया डीएनए बनना है, तो ये नया डीएनए जो बनेगा ये 5 की तरफ से शुरू होगा, तो 5 की तरफ से शुरू होगा 5, हाँ, फिर यहाँ पे दूसरा आएगा दूसरा आएगा दूसरा आएगा, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा ना ऐसा होगा। ये देखिए ये हमारा देखिए फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, तो ये फिफ्थ वाला जो होता है ये इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो फिफ्थ वाला इस तरफ होगा, थर्ड वाला इस तरफ, फिर थर्ड वाले में फिर अगला आके यहाँ फिफ्थ वाला ज्वाइंट होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बनते जाता है। तो 5 to 3 डायरेक्शन में हमको डीएनए का रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज हुई और यही देखने को मिलता है। इसी में हम बताएं कि एक कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस बनता है। तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस कैसे होता है, तो देखिए हम बताएं कि देखिए यहाँ पे जब ये टेम्पलेट स्टैंड आपका देखिए 3 है, यानी जब आप देखेंगे डीएनए इस तरह था, अब जब डीएनए का फ्रेगमेंटेशन हुआ तो फ्रेगमेंटेशन होकर देखिए 2 स्टैंड बना, एक स्टैंड ये एक स्टैंड ये, जो पुराना स्टैंड था। ठीक है, तो पुराना स्टैंड ये बना और इसी को हम बोलते हैं टेम्पलेट। तो टेम्पलेट हमारा ये है, अब इसी टेम्पलेट से यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस होगी। तो यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 to 5 ये इस डायरेक्शन में है, तो जब यहाँ से बनेगा तो 5 to 3 डायरेक्शन में बनेगा, तो कोई परेशानी ही नहीं आई। ठीक है, तो 5 to 3 डायरेक्शन में कंटिन्यू बनता चला जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे देखिए 5 to 3 डायरेक्शन में कंटिन्यू बनता चला गया, तो यहाँ पे कोई परेशानी नहीं आई। लेकिन जब आप इस स्टैंड पे आएंगे तो ये देखिए ये क्या है 3 to 5 है, 3 to 5 है। अब यहाँ पे जो बनना चाहेगा तो इसको क्या करना है कि 5 to 3 डायरेक्शन में बनना है, लेकिन जब यहाँ से अगर शुरू होगा तो ये वाला स्टैंड 3 एंड पड़ेगा, तो इस वजह से यहाँ से नहीं शुरू हो पाएगा। तो थोड़ा थोड़ा दूर से यहाँ से शुरू होगा 5 एंड से, थोड़ा सा इधर बनेगा 3 एंड तक, फिर और थोड़ा सा आगे, फिर यहाँ से 5 से शुरू होगा, थोड़ा दूर आगे बनेगा, फिर और थोड़ा आगे से शुरू होगा 5 से, फिर थोड़ा यहाँ तक बनेगा, फिर और थोड़ा सा आगे से बनेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक बनेगा 3 तक। ठीक है, 5 to 3 डायरेक्शन ऐसे बनता है। और ये देखिए जो फ्रेगमेंट बना ना, ये फ्रेगमेंट में बना, इसी को हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। ठीक है, तो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट इसी को बोलते हैं और इसी को ऊपर बोला गया डिसकंटिन्यूअस मैनर। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस मैनर ऐसा होता है। तो ये हो गया हमारा लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, यहाँ पे देखिए जिस पे कंटिन्यू मैनर पे बन रहा था इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड बोले, और यहाँ पे देखिए जहाँ पे डिसकंटिन्यू मैनर पे बना यानी यहाँ पे ऐसे टुकड़े टुकड़े में बना, ऐसे 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 टुकड़े टुकड़े में, क्योंकि एक व्यक्ति यहाँ से शुरू हो नहीं सकता, जितना खुला उतना ही बना, जितना खुला उतना ही बना, जितना खुला उतना ही बना। और इधर क्या था कि जितना खुलता था उतना बनते जाता था आगे, तो कंटिन्यू बनते जाता था। इधर जितना खुला उतना बन रहा है, जितना खुला उतना बन रहा है, इस वजह से यहाँ पे आपको डिसकंटिन्यूअस मैनर यानी ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें हम बताएं, अभी एक बार फिर से हम यहाँ पे आएंगे। तो सबसे पहले देखिए डीएनए जब रेप्लिकेट होना चाहता है तो क्या होता है, तो देखिए डीएनए जब रेप्लिकेट होना चाहता है ना, तो देखिए डीएनए में ये सारी चीजें, डीएनए ऐसे होता है और बिल्कुल इंटरट्विन होता है। पीछे बात करके आए, डीएनए बिल्कुल ऐसे मुड़ा हुआ होता है। जब मुड़ा हुआ होना है तो इसको पहले से खुलना पड़ेगा ना, खुलना पड़ेगा तभी ये चीजें दोनों फ्रेगमेंट अलग अलग होंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे एक एंजाइम होता है टोपो आइसोमरेज। ठीक है, टोपो आइसोमरेज क्या होता है, जैसे मोती की तरह होता है, मतलब यहाँ पे ट्विन है तो इसको खोलना चाहता है, इसको खोलना चाहता है। तो जब यहाँ पे बहुत ज्यादा गांठ लग जाती है ना, तो टोपो आइसोमरेज क्या करता है, इसको काट देता है।
इसको काट के खोलना चाहता है, तो काट देता है तो इसकी जो टाइटपन है ना, जैसे आप देखेंगे ना कोई रस्सी आप ऐसे उसको खींचोगे तो टाइट हो जाती है और ज्यादा टाइट। तो टोपोआइसोमरेज के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि इस रस्सी को काट देता है। अगर टोपोआइसोमरेज 1 है तो एक स्टैंड को, डीएनए के एक स्टैंड को काटेगा, और अगर टोपोआइसोमरेज 2 होता है तो दोनों स्टैंड को काट सकता है। तो काट के इसको ढीला कर देता है, ठीक। तो काट के टोपोआइसोमरेज इसको ढीला कर देगा, और जब ढीला कर देगा फिर यहाँ पे देखिए एक एंजाइम आता है जिसको हम बोलते हैं हेलिकेज, ठीक है। तो ये डीएनए हेलिकेज एंजाइम होता है। ये जब यहाँ से ढीला हो गया ना तो ये इस बीच में देखिए, यहाँ पे जो ये बीच में ये बॉन्ड प्रेजेंट है ना नाइट्रोजन बेस के बीच में, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और देखिए 2 फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। तो ये सारी चीजें हम बताएं। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले जो होता है ना यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओरिजिन पता करना होता है। जैसे पूरा डीएनए हमारा है ना, ओरिजिन कहां से होगी, तो ओरिजिन डीएनए में कहां से होगी, इसी को हम बोलते हैं सबसे पहला फंक्शन। और सबसे पहला फंक्शन कहता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओरिजिन। तो देखिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का पता लगाना, इसे पूरा डीएनए है तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का यहां से पता लगाया इसने। तो जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का पता लग जाता है फिर यहीं से रेप्लिकेशन शुरू होती है, ठीक है। तो यहां से देखिए जब ओरिजिन ऑफ डीएनए का, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहां से पता चला तो यहां से ये देखिए ये जो डीएनए था ये 5 स्ट्रैंड था और इधर 3 स्ट्रैंड, और ये दूसरा वाला देखिए इधर 3 स्ट्रैंड था इधर 5 स्ट्रैंड, ठीक है, जिसकी हम यहाँ पे बात करके आए। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का पता चल गया। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए टोपोआइसोमरेज वर्क किया, इसको ढीला किया, और यहाँ पे जो है आपका हेलिकेज जो होता है ये वर्क करता है। तो हेलिकेज देखिए इसको और ढीला किया, इस तरीके से ये पूरा खुल जाता है। और जब पूरा खुल जाता है तो यहाँ से देखिए इधर जो है ये कंटिन्यू मैटर में, यानी यहाँ से 5 to 3 डायरेक्शन में डीएनए की सिंथेसिस होती है, ठीक है। डीएनए की सिंथेसिस कैसे हुई, तो यहाँ पे हम बताएं, यहाँ पे सबसे पहले जो होता है, जहाँ पे खुला है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ पे खुला ना, यहाँ पे आके सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड कर लेता है, ठीक है। जब ये बाइंड कर लेता है तो क्या करता है कि ये जो खुला है ना, ये जो खुलने वाली चीज है इसको दोबारा इंटरट्वाइन नहीं होने देता है। तो सबसे पहले एंजाइम जो यहाँ पे आता है ये सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन आती है, ये इसको दोबारा इंटरट्विन नहीं होने देती है। और अब ये जब खुल गया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाया, यही जो खुला ना ये यहाँ से दिखाया गया, ये वाला हिस्सा यहाँ पे दिखाया गया। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आके आरएनए प्राइमेज, या जिसको हम प्राइमर बोलते हैं, ये बाइंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 एंड पे आके ये बाइंड किया, जहां से रेप्लिकेशन शुरू होनी होती है ना, सबसे पहले जैसे मतलब गाड़ी में किक लेते हैं ना, किक लेते हैं या सेल्फ लेते हैं, तो सेल्फ लेने पर गाड़ी स्टार्ट होती है, उसी तरीके से सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन में साइड के बाद, साइड तो पहले वो होती है, फिर डीएनए खुल गया, लेकिन अब रेप्लिकेशन स्टार्ट कहां से होगा, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आरएनए प्राइमेज या प्राइमर आके बाइंड करेगा, ठीक है। प्राइमर आके यहाँ पे बाइंड किया और बाइंड कर लेगा, उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है, ठीक है। आरएनए प्राइमेज जब बाइंड कर लेता है डीएनए पॉलीमरेज आता है और ये 5 to 3 डायरेक्शन में ये डीएनए का फॉर्मेशन करता है ऐसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये 5 to 3 डायरेक्शन, ये देखिए ऐसे एक को यहाँ पे ले आएगा, फिर उसके बाद दूसरे को ले आएगा, फिर उसके बाद तीसरे को ले आएगा, तो ऐसे लाइन से लेते जाएगा, ठीक है। तो लाइन से लेते जाएगा तो देखिए ये हमारा हो गया 5 स्ट्रैंड और ये देखिए ये 3 स्ट्रैंड हो गया, ठीक है। तो ये आपस में ऐसे यहाँ पे बॉन्ड होता है ना, ऐसे ऐसे यहाँ पे देखिए इसके बीच में ऐसे ऐसे बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे बॉन्ड होगा। तो ये इस तरीके से देखिए ये 5 एंड हो गया और ये 3 एंड हो गया, तो इस तरीके से 5 to 3 एंड में इसका फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू मैनर में ऐसे बनता जाएगा। तो ये करता है आरएनए प्राइमेज शुरू करता है, उसके बाद फिर यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आता है, ये अपना वर्क करता है। और यही सेम चीज हमको लैगिंग स्ट्रैंड में देखने को मिलता है, ठीक है। तो लैगिंग स्ट्रैंड, ये तो लीडिंग स्ट्रैंड हो गया जो कंटिन्यू मैनर में जा रहा है, और यहाँ पे जो टुकड़े टुकड़े में बनता है ये हमारा होता है लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। इसको हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन होता है, और जब ये ऐसे ऐसे बनते जाता है और इधर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट वगैरह बनता है तो उसके बाद में फिर डीएनए पॉलीमरेज 1 आता है, और जो कि यहाँ से आरएनए प्राइमेज जो पहले जुड़ा था इसको अलग कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे तो एक नया डीएनए का स्ट्रैंड बन गया, ठीक है। तो नया बन जाएगा और इधर से भी एक नया बनेगा, आपस में इंटरट्विन हो जाएगा, नया डीएनए फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हम जो फोकस किए यहाँ पे हमारा लीडिंग स्ट्रैंड पे हम बात करें कि लीडिंग स्ट्रैंड में सबसे पहले आरएनए प्राइमेज आएगा, फिर उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा, ये अपना बनाता जाएगा 5 to 3 डायरेक्शन में, और उसके बाद फिर यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होगा इसको हटा देगा, ठीक है, इसको हटा देगा और इस तरीके से आगे काम होता जाएगा, ठीक है। ये देखिए डीएनए पॉलीमरेज 3 दिखाया गया। और जबकि हम बात करें इधर लैगिंग स्ट्रैंड पे, तो लैगिंग स्ट्रैंड में देखिए टेम्पलेट ये है 5 to 3 डायरेक्शन में, और यहाँ पे इस वजह से जब बनेगा तो ये टुकड़े टुकड़े बनेगा 5 3, तो यहाँ से यहाँ तक बना, फिर यहाँ से यहाँ तक बनेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक बनेगा, जितना खुलता जाएगा उतना बनते जाएगा। तो ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बनता है। सेम इसी तरह यहाँ पे आरएनए प्राइमेज वर्क करता है और डीएनए पॉलीमरेज 3 वर्क करता है, दोनों एक टुकड़े टुकड़े में बनाते हैं। फिर यहाँ पे एक एंजाइम आता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए लाइगेज, ठीक है। लाइगेज ये जो होता है ये गम का काम करता है, गम यानी ग्लू का काम करता है, यानी चिपकाने का काम करता है। तो ये डीएनए लाइगेज जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बने थे टुकड़े टुकड़े में, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट जो सारे बने थे इसको ये चिपका देता है, ठीक है। इसको ऐसे चिपका देगा, देखिए इसको चिपका दिया, ठीक है। तो ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, तो इसमें देखिए आरएनए प्राइमर या आरएनए प्राइमेज कई बार आएंगे, जितनी बार शुरू होगी, लेकिन सब ये डीएनए पॉलीमरेज 3 से ये बाद में रिमूव हो जाएंगे, खाली जब जरूरत होगी तभी इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ हो गई।
तो इस तरीके से देखिए हम ये लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन भी देख लिए और हम यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन भी देख लिए। लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यू जाता है और लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है ये टुकड़े टुकड़े में बनता है, ठीक है। और हम बताएं कि सिंथेसिस 5x3 डायरेक्शन में होती है, इसी वजह से ये लैगिंग स्ट्रैंड हमको देखने को मिलता है इधर, ठीक। तो इस तरीके से डीएनए का पूरा रेप्लिकेशन होता है। अब देखिए कुछ और चीजें इसमें है, ये हम यहाँ पे दिखा दें। ये देखिए डीएनए हेलिकेज हम दिखाए ना कि डीएनए हेलिकेज जो होता है इसके बीच का जो बॉन्ड होता है इस बॉन्ड को तोड़ता है और इसको खोलता है, ये हो गया। और प्राइमेज भी हम बता दिए, आरएनए प्राइमर भी हम बता दिए, इस तरीके से डीएनए पॉलीमरेज 3 का भी हम बता दिए और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये देखिए हम यहाँ ये भी बता दिए। और यहाँ पे देखिए टोपोआइसोमेरेज भी हम बता चुके हैं कि ये जो होता है इसको खोलता है, ठीक है, इसको डीएनए को खोलता है। तो ये इस तरीके से पूरा हो गया। और ये डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है ये देखिए हम बताए ना कि ये आरएनए प्राइमेज जो है इसको रिमूव करता है, ठीक है। तो ये हम सारी चीजें आपको बता चुके हैं। अब आइए यहाँ पे हम दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें हम दिखाए ना, ये स्टैंड हम दिखाए यहाँ पे, मतलब कैसे कैसे होता है। ये देखिए 3:5 स्टैंड है और यहाँ पे जो है 5:3 डायरेक्शन में यहाँ पे रिप्लिकेशन होता जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम दिखाए कि इसे 5:3 डायरेक्शन में रिप्लिकेशन होता जाएगा। तो आइए अब हम यहाँ से बात करते हैं कि देखिए अकर्स इन 5:3 डायरेक्शन। तो डीएनए का रिप्लिकेशन हमेशा 5:3 डायरेक्शन में होता है। सिंथेसिस को हम याद रखेंगे। और यहाँ पे हमको कंटिन्यूअस भी देखने को मिलता है यानी लीडिंग स्टैंड में, और हमको डिसकंटिन्यूअस यानी ओकाजाकी फ्रेगमेंट देखने को मिलता है लैगिंग स्टैंड में, ये हम बता चुके हैं। और ये सेमी कंजर्वेटिव होता है यानी आधा बनता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो होता है आधा फॉर्म बचा रहता है। तो एक डीएनए जब बनता है यहाँ पे देखिए ये बना और इसका ये, तो यहाँ पे पुराना वाला जो होता है ये आधा रहता है, ठीक है, आधा खाली नहीं आता है। तो इसी वजह से इसको हम सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आगे जाके ये पूरा डीएनए जब बनेगा ये, तो यहाँ पे एक स्टैंड जो है पुराना वाला होगा, एक ही स्टैंड नया बना, इसी वजह से इसको हम सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं। इधर भी ये पुराना वाला एक है और एक नया बनेगा, तो यानी नया खाली आधा आया, 50% नया है और 50% पुराना, इसी वजह से इसको हम सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं। तो ये सेमी कंजर्वेटिव हो गया। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है देन प्रोकैरियोट्स के। क्यों? क्योंकि ये ना यूकैरियोट्स में ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ना ये कई जगह होता है, ठीक है, मल्टीपल जगह होता है। और प्रोकैरियोट्स में ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन खाली एक ही जगह होता है, ठीक है, वो भी स्पेसिफिक होता है, हम बताएंगे भी कहाँ होता है, ठीक। तो ये चीज हो गई। तो देखिए डीएनए रेप्लिकेशन हम यहाँ पे ओवरऑल बता के आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए हम बताते हैं सबसे पहले क्या होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कि ये डीएनए है इसने रेप्लिकेशन कहाँ से होना है सबसे पहले ये पता किया जाता है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, तो देखिए पर्टिकुलर कंसेंसस सीक्वेंस इन जीनोम वेयर डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस। तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है डीएनए का, डीएनए में जीनोम का, जहां से रेप्लिकेशन शुरू होती है, इसी को हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। और ये देखिए सिंगल भी हो सकती है, यानी प्रोकैरियोट में सिंगल ही होती है, जबकि यूकैरियोट में ये मल्टीपल होती है। तो यहाँ पे देखिए हम दिखा भी दे कि प्रोकैरियोट में देखिए ई कोलाई में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होती है इसको हम सी बोलते हैं, ठीक है, जबकि बैक्टीरियोफेज में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होती है इसको हम लैम्डा बोलते हैं। और इसी तरीके से यीस्ट में जो होती है ये ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस होता है जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। और ह्यूमन में ये मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है और ये सिमिलर टू ऑटोनोमस रेप्लिकेशन सीक्वेंस, ठीक है। तो ये होता है, यहाँ पे ये चीज आई हम बता दिए। उसके बाद देखिए बताया गया 80 रिच सीक्वेंस आर फाउंड इन प्रमोटर एंड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो 80 रिच सीक्वेंस यानी टाटा बॉक्स हमको देखने को मिलता है जहां पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है यहाँ पे हमको 80 रिच सीक्वेंस इस तरह देखने को मिलता है और इसी को हम टाटा बोलते हैं। देखिए जब ज़्यादा 80 होगा तो ऐसे लगेगा टाटा, ठीक है। तो टाटा बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रिच सीक्वेंस जो होता है उसको बोलते हैं। तो ये चीज़ यहाँ बताई गई। और उसके बाद फिर क्या है कि देखिए रेप्लिकेशन फॉर्क,